तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो पॉवर्टी है यानी गरीबी है उसे हम चैलेंज के रूप में देखते हैं और क्यों देखते हैं ये और इसके क्या आयाम हैं, इन सभी चीज़ों को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का ओवरव्यू, यानी कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। ओवरव्यू में हमें बताया गया है कि ये जो चैप्टर है डील करता है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज, यानी कि जो सबसे बड़े चैलेंज है इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के, उसके बारे में, यानी कि पॉवर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे और पॉवर्टी के जो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम्स उन सभी चीज़ों को एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम चैप्टर में देखेंगे कि जो सोशल साइंसेज हैं, यानी कि जो हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, जब हम समाज के जो स्टडीज़ होते हैं उनमें पॉवर्टी को किस तरीके से देखा जाता है। और इसके बाद हम पॉवर्टी ट्रेंड्स देखेंगे इंडिया में। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि पॉवर्टी के क्या कॉजेज़ हैं और जो एंटी पॉवर्टी मेजर्स लिए जाते हैं, यानी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जो काम किए जाते हैं सरकारों द्वारा, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। और इसके बाद अंतिम में हम देखेंगे कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का कंसेप्ट है, ऑफिशियल कंसेप्ट, और जो रियलिटी में ह्यूमन पॉवर्टी होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं इन सभी चीज़ों को। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। तो देखिए इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि हम अपने डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं या बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें कि हम गरीब समझते हैं। वो लैंडलेस लेबरर्स भी हो सकते हैं गाँवों में, या फिर वैसे लोग भी हो सकते हैं जो कि ओवर क्राउडेड झुग्गी में रहते हैं जहाँ पर बहुत भीड़ होती है शहरों के इलाकों में। वो डेली वेजेस वर्कर्स भी हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, या फिर चाइल्ड वर्कर्स भी हो सकते हैं ढाबाज में। आप ढाबा में गए होंगे तो वहाँ पर आपको बच्चे काम करते हुए मिल गए होंगे कई बार। तो वो बच्चे भी क्या होते हैं, वो भी पॉवर्टी के शिकार होते हैं। और इसके अलावा बेगर्स भी हो सकते हैं, बच्चों के साथ जो कि फटे हाल रहते हैं, उनके कपड़े फटे हुए रहते हैं, पुराने रहते हैं। तो वो सभी क्या है, पॉवर्टी के एग्जांपल्स हैं। और हम पॉवर्टी को अपने चारों ओर देखते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इंडिया में बहुत सारे लोग पॉवर्टी में है, यानी कि बहुत सारे लोग क्या हैं, गरीब हैं। और अगर हम संख्या की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो इंडिया में हर चौथा व्यक्ति जो है वो क्या है, गरीब है, पुअर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया में 125 करोड़ 130 करोड़ आबादी है, तो उसमें से करीब 32 से 33 करोड़ लोग क्या हैं, गरीब हैं। और तो आप सोच समझ सकते हैं, यानी कि ये नंबर काफ़ी है ये बताने के लिए कि इंडिया में ये जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी का, गरीबी का प्रॉब्लम है, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। और इंडिया के सरकार के लिए या फिर जो इंडिया है उसके लिए ये कितना बड़ा हेडेक है, कितना बड़ा परेशानी है। और एक बात आप ये भी जान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इंडिया के पास एक जगह पर सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या है। और इतनी बड़ी संख्या, यानी कि करीब 30 करोड़ और 32 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, इतने गरीब सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। तो सोच सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया कितना पीछे है और इंडिया को कितना आगे अभी जाना है। और इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में हम देखेंगे अर्बन एग्जाम्पल, यानी कि शहरों में गरीबी कैसी होती है। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि गाँव में जो गरीबी होती है वो कैसी होती है। यहाँ पर हमें दो टिपिकल केसेस देखने हैं, एग्जाम्पल देखने हैं, जो कि जनरली आपको ऐसे ही एग्जाम्पल आप अगर शहर में भी जाएंगे तो देखने को मिलेंगे और गाँव में भी जाएंगे तो देखने को मिलेंगे। तो हम सबसे पहले अर्बन एग्जाम्पल देखते हैं, यानी शहरों में जो गरीब होते हैं उनकी डेली लाइफ कैसी होती है, उनके फैमिली की कंडीशन क्या होती है, इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं एक व्यक्ति का एग्जाम्पल, जिसका नाम है रामशरण, जो कि 33 साल का है, 33 ईयर्स ओल्ड है। और वो एक डेली वेज वर्क लेबर के रूप में काम करता है व्हीट फ्लोर मिल में, रांची के पास, झारखंड में। और वो करीब 1500 रुपये महीने का कमा लेता है अगर उसे एम्प्लॉयमेंट मिले, और जो कि ऑफर नहीं है। इसका मतलब उसे ऐसा नहीं है कि हमेशा काम मिल ही जाता है, वो 30 डेज काम ही करता है, नहीं। उसे जब काम मिलता है तब वो 1500 रुपये कमा लेता है, लेकिन उसे जनरली जल्दी काम मिलता नहीं है। और ये जो पैसा है 1500 रुपये, ये उसके परिवार के लिए काफ़ी नहीं है। उसका परिवार जो है वो काफ़ी बड़ा है, और उसमें परिवार में 6 लोग हैं, जिसमें एक वो है, उसकी वाइफ है और 4 बच्चे हैं। और जो बच्चे हैं वो 12 साल से लेकर 6 महीने के बीच में हैं। और इस एज के होने की वजह से उन्हें न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा संख्या में चाहिए। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 लोग उसके परिवार में हैं, इसके अलावा उसके ओल्ड पेरेंट्स भी रहते हैं, यानी उसके माँ बाप रहते हैं रामगढ़ के पास गाँव में। और उसे अपने माँ बाप के पास भी पैसे भेजने होते हैं ताकि वो अपना खर्चा चला सके। और उसके जो फादर थे वो एक लैंडलेस लेबरर थे, जो कि अब डिपेंड करते हैं रामशरण के ऊपर, उसके भाई के ऊपर, जो कि हजारीबाग में रहता है अपने खर्चे के लिए। और जो रामशरण है वो एक रूम वाले मकान में रहता है, उसके घर में सिर्फ एक रूम है, और जो उसने रेंट किया हुआ है क्राउडेड बस्ती में, शहर के बाहरी इलाके में। और वो एक टेम्प्रेरी घर है जिसको कि ब्रिक्स और क्ले टाइल से मिलाकर बनाया गया है। और इसके साथ ही जो उसकी वाइफ है संता देवी, वो पार्ट टाइम मेड के रूप में काम करती है कुछ घरों में, और वो करीब 800 रुपये महीने का कमा लेती है। और वो मुश्किल से, यानी जी ये जो परिवार है, ये मुश्किल से दाल और चावल उसे दिन में 2 बार नसीब होता है। और ऐसा नहीं है कि वो भरपेट उन्हें भोजन मिलता है, और कभी कभार ही ऐसा होता है कि वो भरपेट भोजन करते हैं। और उसका जो बड़ा बेटा है वो एक टी शॉप में हेल्पर के रूप में काम करता है ताकि वो अपने फैमिली इनकम को सप्लीमेंट कर सके, और वो करीब 300 रुपये महीने का कमा लेता है। और वहीं जो उसकी 10 साल की बेटी है वो अपने 2 छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती है। और इन सभी बच्चों में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि स्कूल जाता है, यानी कि सभी बच्चे एजुकेटेड नहीं है।
और ये सभी लोग जो हैं, इनके पास सिर्फ 2 पेयर्स कपड़े हैं और वो भी पुराने कपड़े हैं, यानी कि दूसरे लोगों द्वारा जो पहने हुए पुराने कपड़े हो जाते हैं वैसे कपड़े हैं। और नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने जो कपड़े हैं वो बिल्कुल अनवियरेबल हो जाते हैं। और जो शूज़ हैं वो एक लग्ज़री है, यानी कि जनरली वो शूज़ पहनते नहीं हैं और कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि उन्हें शूज़ मिल जाए, चाहे वो पुराने हो या फिर नए हों। और जो यंगर किड्स हैं, यानी जो 2 छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा था, वो अंडर नरिश्ड हैं, यानी कि जितना उन्हें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना उन्हें न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। और इसके साथ ही उनके पास कोई हेल्थ केयर की सुविधा नहीं है। अगर वो बीमार हो जाते हैं तो वो कहीं पर जा भी नहीं सकते हैं। तो देखिए, ये हमने एग्जाम्पल देखा शहर का, कि शहर में कैसी गरीबी होती है और कि लोगों की क्या परेशानी होती है। और इसके बाद अब हम देखेंगे रूरल एग्जाम्पल, यानी कि गाँव में अगर कोई गरीब है तो वो कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक व्यक्ति का एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसका नाम है लखा सिंह। और लखा सिंह एक छोटे गाँव में रहता है, मेरठ के पास, उत्तर प्रदेश में। उसकी जो फैमिली है उसके पास कोई भी ज़मीन नहीं है और इस वजह से वो बड़े फार्मर्स के यहाँ काम करते हैं। और काम जो है वो उतना खास नहीं है और उसकी इनकम जो है वो भी उतनी खास नहीं है। और उसे करीब 50 रुपये मिलते हैं अगर वो पूरे दिन हार्ड वर्क करता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमेशा उसे 50 रुपये मिलते हैं, ये कभी कभार उसे 50 रुपये मिल जाते हैं। लेकिन जनरली जब वो काम करता है तो उसे कुछ केजीज वीट मिल जाते हैं, दाल मिल जाता है या फिर वेजिटेबल्स मिल जाते हैं पूरे दिन फार्म में काम करने के बाद। और ये जो फैमिली है इसकी, ये फैमिली 8 लोगों की है और इसे भी 2 वक्त का खाना बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और इसके साथ ही जो लखा सिंह है वो कच्चे हाउस में रहता है, कच्चे घर में रहता है, जैसा कि मिट्टी के घर आपने देखे होंगे कच्चे घर, वैसे घर में गांव के बाहरी इलाके में। और जो परिवार की महिलाएं हैं वो जो चारा काटने में दिन गुजारती हैं या फिर फायरवुड्स कलेक्ट करने में दिन गुजारती हैं। और उसके जो फादर थे वो एक टीबी पेशेंट थे जो कि 2 साल पहले गुजर गए क्योंकि उन्हें प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिलने पाया। और उसकी जो माँ है वो अब सफ़र करती है इसी डिजीज़ से और धीरे धीरे उसका जो लाइफ है वो भी एक तरीके से ख़त्म हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर बात ये भी है कि गांव में ऐसा नहीं है कि एजुकेशन नहीं है, सुविधा प्राइमरी स्कूल नहीं है। प्राइमरी स्कूल गांव में है लेकिन लखा सिंह कभी वहाँ पर गया नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि वो जब बच्चा था, करीब 10 साल का था, तभी से उसे पैसे कमाना शुरू करना पड़ा था उसकी फैमिली कंडीशन की वजह से। और नए क्लोथ जो है वो ऐसा नहीं है कि वो रेगुलरली पहनते हैं, वो कई सालों में एक बार अगर नए क्लोथ वो खरीद लें तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और इनके परिवार के लिए, लखा सिंह के परिवार के लिए सोप और ऑयल जो है ये भी बहुत एक बड़ी बात है। जनरली परिवार को मिलता नहीं है सोप और ऑयल यूज़ करने के लिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया कि आप दोनों पॉवर्टी के केसेस को पढ़ें और इन सभी और डिस्कस करें इन सभी टॉपिक्स जो हैं, इशूज़ जो है पॉवर्टी से रिलेटेड इनके साथ। तो देखिए, ऊपर दोनों केसेस हमने पढ़ लिए और इसके साथ ही यहाँ पर जो इशूज़ दिए गए हैं जैसे कि लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, लिटरेसी, पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस। तो आपको ये करना है कि आपको रिलेट ये आपके लिए आप करेंगे तभी सही होगा। इसके बाद तो देखिए, ये जो 2 टिपिकल केसेस हमने पढ़े ये बहुत सारी चीज़ें बताती हैं पॉवर्टी के बारे में। क्या बताती हैं? तो देखिए, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी का मतलब होता है कि लोग जो हैं वो भूख उनके उनके पास काफ़ी ज़्यादा होती है। उनका जो नीड है फूड का वो एक तरीके से पूरा नहीं हो पाता और उनके पास लैक ऑफ शेल्टर भी होता है, यानी उनके पास एक अच्छा घर नहीं होता है। और ये एक ऐसा सिचुएशन भी है, पॉवर्टी एक ऐसा सिचुएशन भी है जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। और या फिर एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर कोई अगर बीमार व्यक्ति है वो अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। पॉवर्टी का मतलब ये भी होता है कि परिवार के पास या फिर व्यक्ति के पास क्लीन वाटर नहीं है या फिर सैनिटेशन की सुविधा नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है कि जो परिवार गरीब है या फिर कोई व्यक्ति अगर गरीब है, पॉवर्टी में है, तो उसके पास रेगुलर जॉब मिनिमम डिसेंट लेवल पर मौजूद नहीं है। यानी कि अगर हम लखा सिंह का एग्जांपल याद करें तो लखा सिंह को काम तो मिल जाता था लेकिन काम के बदले जो पैसा मिलना चाहिए, जो उसे कंडीशन मिलना चाहिए वो उतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो गरीबी के माहौल में था। तो देखिए, बाहर ऊपर की जो सभी चीज़ें हैं उसका मतलब ये है, उसका एक तरीके से मीनिंग ये भी हो सकता है कि ये जो लोग हैं, चाहे जो पॉवर्टी में रहते हैं, चाहे आप शहर की बात कर लें या फिर गांव की बात कर लें, ये एक हेल्पलेसनेस की सेंस में रहते हैं, कंडीशन में रहते हैं। यानी कि आप वैसा कंडीशन समझ सकते हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है, आपको किसी तरीके से अपना जीवन गुजर बसर करना है और किसी तरीके से आपको रहना है। और जो गरीब लोग हैं वो एक ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पर उन्हें सभी जगहों पर इल ट्रीट किया जाता है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, चाहे फार्म्स में, फैक्ट्रीज़ में, गवर्नमेंट ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन में, सभी जगहों पर। और ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पॉवर्टी में रहना पसंद करता है, नहीं, कोई भी व्यक्ति पॉवर्टी में रहना पसंद नहीं करता। और जो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए चैलेंज है तो वो है कि जो मिलियंस ऑफ लोग हैं, यानी करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं पॉवर्टी में रह रहे हैं, उनको किस तरीके से पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए। और जो महात्मा गांधी थे वो हमेशा इंसिस्ट कर
उसे किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो इसके बाद अब हम देखते हैं इसी का नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, यानी जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा पॉवर्टी को किस तरीके से देखा जाता है और पॉवर्टी के बारे में स्टडी किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए पॉवर्टी के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे रूप हैं। तो इस वजह से जो सोशल साइंटिस्ट हैं उसको अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स के जरिए देखते हैं। तो जनरली जो इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं पॉवर्टी को नापने के लिए वो है इनकम का लेवल और कंजम्पशन का लेवल। लेकिन आज अगर हम बात करें तो अब पॉवर्टी को देखने के लिए अलग अलग दूसरे सोशल इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। दूसरे सोशल इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे इलिटरेसी लेवल, जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, या फिर हेल्थ केयर की जो सुविधा है वो कितना मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए कितना है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनको कितना मिलता है, सैनिटेशन की सुविधा है या नहीं है। और एनालिसिस जो होता है पॉवर्टी का वो बेस होता है सोशल एक्सक्लूजन पर और वल्नरेबिलिटी पर। तो ये धीरे धीरे बहुत ही कॉमन हो रहे हैं और इसी चीज़ को हम आगे पढ़ने वाले हैं, यानी कि सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी को। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले सोशल एक्सक्लूजन को। तो देखिए इस कंसेप्ट के अनुसार पॉवर्टी जो है उसको इस तरीके से देखना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, यानी जो पुअर लोग हैं, उनको पुअर सराउंडिंग में ही रहना पड़ता है, गरीब लोगों के साथ ही, पुअर लोगों के साथ ही, और उनको एक तरीके से एक्सक्लूड कर दिया जाता है वैसे लोगों द्वारा जो कि बेटर ऑफ हैं, यानी कि उनकी कंडीशन अच्छी है, वो गरीब नहीं है। तो वैसा सोसाइटी में ये रह नहीं सकते हैं, वैसा सराउंडिंग्स में। और जो सोशल एक्सक्लूजन है वो एक तरीके से कॉज भी हो सकता है और एक तरीके से कंसिक्वेंस भी हो सकता है पॉवर्टी का, यानी कि अगर हम बात करें तो। और अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी एक समूह, लोगों का समूह, वो उसको बहुत सारे फैसिलिटीज़ से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बेनिफिट से एक्सक्लूड कर दिया जाता है और अपॉर्चुनिटीज से एक्सक्लूड किया जाता है जो कि दूसरे लोगों को मिल रही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिन्हें कि बेहतर समझा जाता है। और सबसे टिपिकल एग्जांपल ये है कि सबसे जो अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ का कि जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक समूह ऐसा होता है जहाँ इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वहाँ पर एक समूह होता है, उसको कुछ फैसिलिटीज़ से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी कुछ एक समूह को फैसिलिटीज़ मिलती हैं बहुत सारी, लेकिन दूसरे समूह को नहीं मिलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है पॉवर्टी का इंडिया में। और सोशल एक्सक्लूजन एक तरीके से ज़्यादा डैमेज करता है वेरी लो इनकम होने के मुकाबले। तो इसको मैं थोड़ा क्लियरली समझा दूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। देखिए सोशल एक्सक्लूजन है क्या। तो सोशल एक्सक्लूजन एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में ये कहा जाता है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें गरीबों के आसपास ही रहना पड़ता है, गरीबी के कंडीशन में ही रहना पड़ता है, और उन्हें अमीर लोगों के सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, या फिर वो अमीरों के साथ रह नहीं सकते हैं उनके सराउंडिंग में। और सोशल एक्सक्लूजन जो है, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा, एक्सक्लूजन आप सिंपली समझ रहे होंगे कि बहिष्कार सिंपली कह सकते हैं। तो ये देखिए सोशल एक्सक्लूजन जो है ये एक तरीके से कॉज भी है, यानी पॉवर्टी होने का रीज़न भी है, और पॉवर्टी के वजह से सोशल एक्सक्लूजन होता भी है, यानी दोनों चीज़ है। और सिंपली अगर हम समझें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एक व्यक्ति को या फिर लोगों के समूह को कुछ खास जैसे कि कुछ खास फैसिलिटीज़ अमीरों को मिलती हैं लेकिन गरीबों को नहीं मिलती हैं। चाहे हम बात कर लें एजुकेशन की, अच्छा एजुकेशन की, हेल्थ केयर की बात कर लें, और भी दूसरी चीज़ों की बात कर लें। और इस चीज़ का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है इंडिया का कास्ट सिस्टम। इंडिया के कास्ट सिस्टम को अगर आप देखें, आज के पुराना जो कास्ट सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं या फिर आप देखते होंगे, उसमें आप जानते ही होंगे कि जो हायर कास्ट के लोग थे उनको एजुकेशन की सुविधा मिलती थी, उनको सैनिटेशन की सुविधा मिलती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। लेकिन जो नीचे कास्ट के लोग थे उन्हें ये सभी फीचर्स नहीं मिलते थे, उन्हें ये सभी चीज़ें जो थी, जो कि एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ के लिए, वो चीज़ें नहीं मिलती थी। तो यही चीज़ आज भी होता है, लेकिन ये अलग रूप में होता है। आज यहाँ पर हमारे सामने ये नहीं कह सकते कि कास्ट सिस्टम इंडिया में है, लेकिन एक तरीके से फाइनेंशियली कास्ट सिस्टम मौजूद है, क्योंकि अमीर और गरीब का आज फ़र्क हो चुका है। और सोशल एक्सक्लूजन जो है वो एक तरीके से गरीब होना, यानी कम इनकम होने से ज़्यादा डैमेज करता है, जो सोशल बहिष्कार है वो ज़्यादा डैमेज करता है। तो मुझे लगता है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वल्नरेबिलिटी। तो देखिए पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए वल्नरेबिलिटी का सिंपली मीनिंग होता है असुरक्षा, इस चैप्टर के हिसाब से। तो देखिए असुरक्षा क्या है, तो ये देखिए पॉवर्टी का एक मेज़र है। तो ये डिस्क्राइब करता है कि कुछ खास कम्युनिटीज़ जो हैं या फिर कुछ खास इंडिविजुअल, वो एक तरीके से उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, जब उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है गरीब बनने की या फिर गरीब रह जाने की कुछ खास कंडीशंस में आने वाले सालों में। तो ये कुछ खास
फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हो गया, तो इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये या तो आने वाले सालों में गरीब बन जाएं या फिर गरीब एक तरीके से रह जाएं। तो इन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए वल्नरेबिलिटी जो है वो एक तरीके से वल्नरेबिलिटी सिंपली मीनिंग असुरक्षा, इसको डिटरमाइन किया जाता है ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए। एक तरीके से उनके पास जो अल्टरनेट लिविंग का एक तरीके से ऑप्शन है, चाहे वो एसेट के मामले में हो या फिर एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में। और इसके बाद इसको एनालाइज इस बात पर भी किया जाता है कि उनके पास एक तरीके से ज़्यादा रिस्क होता है उनके ऊपर, जब जो ये ग्रुप होता है ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करता है नेचुरल डिसास्टर के समय में, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया या फिर टेररिज्म अटैक हो गया, इन सभी चीज़ों के कंडीशंस में। ये फॉर एग्जांपल अगर कोई सुनामी आता है तो ये जो समूह है लोगों का ये ज़्यादा अफेक्ट होता है या फिर इनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव होता है मुकाबले कि वैसे लोग जो कि वेल ऑफ हैं या फिर जो कि सुरक्षा के कंडीशन में नहीं आते हैं। और इनके पास इन एक एनालिसिस ये भी बताता है कि इनका जो सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटी है वो इन सिचुएशंस को या फिर इन रिस्क को एक तरीके से हैंडल आसानी से नहीं कर पाता है। और अगर हम बात करें तो वल्नरेबिलिटी जो है वो एक तरीके से डिस्क्राइब करता है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि ये लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे दूसरे लोगों के मुकाबले जब बुरा समय सभी लोगों के लिए आता है, जैसे कि फ्लड आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गया या फिर जब जॉब्स की कमी हो गई, इस तरीके के सिचुएशन आते हैं तो ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो यही टॉपिक था असुरक्षा, यानी वैसे लोगों का के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।